अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लिविस एसिड एंड बेस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बफर सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, बनता कैसे बफर सॉल्यूशन ये देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इन तमाम पॉइंट को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन क्या है। ये चैप्टर रिलेटेड है एसिड बेस से, ठीक है। इसमें अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए, एसिड के बारे में हमने पढ़ा, बेस के बारे में हमने पढ़ा, हमने पीएच के बारे में पढ़ा। तो अब जो बफर का टॉपिक है ये भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। बफर इज अ सॉल्यूशन हुज पीएच डजंट चेंज विद व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो होता क्या है, कोई भी हमारे पास अगर सॉल्यूशन होता है उसका कोई पीएच होता है। पीएच हमें ये बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर 7 पीएच होगा मतलब न्यूट्रल है, 7 से लेस होगा मतलब एसिडिक है, 7 से ज़्यादा पीएच आ रहा है तो मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर एक सॉल्यूशन में हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका पीएच 7 है, हमने इसमें एसिड डाल दिया तो इसका पीएच अब क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, इसका पीएच अब 7 से कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक सॉल्यूशन हो जिसका पीएच 7 है, पीएच क्या है 7 है, हम इसमें अगर एक बेस ऐड कर दें तो अब इस सॉल्यूशन का पीएच 7 नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, बेसिक पीएच की तरफ जाएगा, 7 से ज़्यादा पीएच इसका हो जाएगा। बट बफर क्या है, बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता जब उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक सॉल्यूशन है, अगर वो बफर सॉल्यूशन है तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा जब उसमें हम एसिड या बेस डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो इसका पीएच है 7, इसमें हमने डाल दिया एसिड, हमने इसमें ऐड कर दिया। अब पीएच हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका पीएच फॉर एग्जांपल 4.3 हो गया, पहले 7.0 था, 4.3 हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है, इसमें इस सॉल्यूशन में बफर भी ऐड हुआ है। क्या है, इस सॉल्यूशन में बफर भी हमने डाला हुआ है। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम एसिड ऐड करने जा रहे हैं। इस सॉल्यूशन का पीएच पहले क्या था, 7 था, अब और इसमें बफर भी ऐड हुआ है। अब हम इसमें एसिड डाल रहे हैं। उसके बाद जब हम इसका पीएच कैलकुलेट करेंगे तो इसका पीएच क्या होगा, 6.9, मतलब कि पीएच चेंज नहीं हुआ इतना ज़्यादा। अब पीएच चेंज होने का मतलब ये भी नहीं है कि 7.0 पीएच था तो एसिड और बेस ऐड करने के बाद 7.0 ही रहेगा। इसका मतलब है कि स्लाइटली चेंज होगा, इतना चेंज नहीं होगा कि उसे हम कंसिडर करें, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, उसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 7.0 था अब 6.9 हो गया बफर के बाद। पहले क्या था, 7 से डायरेक्ट कहाँ जा रहा था, 4.3, तो इतना ज़्यादा चेंज आ रहा था। बट बफर ऐड करने पे क्या हुआ, इतना कम चेंज आया, 7 से 6.9 हो गया। ये इतना कम चेंज है कि इसे हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसे हम कंसिडर ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें तो उसका पीएच चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं बफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक टर्म भी है जिसको हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बफर कैपेसिटी। इसके बाद हम बाकी पॉइंट्स पे आएंगे कि बफर कैसे बनता है और काम कैसे करता है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि बफर सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि उसमें हम जितना भी एसिड या जितना भी बेस ऐड करते हैं उसका पीएच चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस। होना क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस अगर हम ऐड करें तो पीएच चेंज नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम लार्ज क्वान्टिटी एसिड या बेस की डाल दें तब भी पीएच चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पीएच चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कि 7 था तो 7 ही रहेगा, 2.1 था तो 2.1 ही रहेगा, 6.8 था तो 6.8 ही रहेगा, नहीं, स्लाइट चेंज आएगा। 6.8 था फॉर एग्जांपल, अब 6.7 हो गया, तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं है कि इसे हम कंसिडर करें, तो हम क्या कहते हैं, पीएच चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट समझ आए। अब बफर कैपेसिटी का क्या मतलब है, बफर कैपेसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस में क्या आ जाता है, एसिड या फिर बेस, कैन बी एडिड, जिसको हम ऐड कर सकें कहाँ पे, इनटू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स पीएच चेंज, इससे पहले कि उसका पीएच चेंज हो, उसके पीएच चेंज होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें हम एसिड ऐड कर रहे थे, सेकंड केस पे बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन है, बफर भी है इसमें डला हुआ और हम इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड फॉर एग्जांपल हमने पहले ऐड किया 0.5 ml एसिड डाला, पीएच में चेंज नहीं आया, 6.9, ठीक है, 6.9 पीएच रहा। फिर हमने इसमें 0.5 ml और डाल दिया, तो भी इसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, 6.8 हो गया। इसी तरह से हमने 0.5 ml और डाल दिया, तब भी इसका पीएच चेंज नहीं हुआ, 6.8 रहा। फिर हमने इसमें 0.5 ml और डाला, तो अब क्या हो गया, अब इसकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब इसका जो पीएच है वो चेंज हो गया। कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 5.5 हो गया। अब यहाँ पर आके पीएच बिल्कुल चेंज हो गया। तो 2 ml तक डालने पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करने पर बफर का पीएच चेंज नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमने मज़ीद और ऐड किया, 0.5 डाला, तो अब पीएच चेंज हो गया। तो ये 2 ml जो अमाउंट है एसिड की, जहाँ तक पीएच चेंज नहीं हो रहा था, बिफोर इट्स पीएच चेंज, इसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी, कि इस बफर की इतनी कैपेसिटी है, इस बफर की इतनी कैपेसिटी है कि ये 2 ml एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 2 ml से अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस बफर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और अब इसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है, कि इतना अमाउंट एसिड का जिसको हम ऐड कर सकें बफर में बिफोर इट्स पीएच चेंज, उसके पीएच चेंज होने से पहले पहले जितना अमाउंट हम एसिड या बेस की ऐड कर सकेंगे बफर में, उसे हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कॉम्पोजिशन के, बफर सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, किन सब्सटेंस से मिलकर बफर सॉल्यूशन बनता है। तो बफर सॉल्यूशन बनता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, वीक एसिड या बेस और कॉन्जुगेट एसिड या बेस। इसको समझते हैं, देखो वीक एसिड का अपना क्या होता है, अपना कॉन्जुगेट बेस होता है। तो एक ये कॉम्पोजिशन है, कौन सी दो चीज़ें आएंगी, एक एसिड या बेस होगा, वीक एसिड या वीक बेस होगा, दूसरा कॉन्जुगेट एसिड या बेस होगा। इस केस में वीक एसिड है तो इसका अपना कॉन्जुगेट बेस हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, या तो वीक बेस हो, वीक बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉम्पोजिशन होती है बफर सॉल्यूशन की, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, एक ये कॉम्पोजिशन। नंबर 2 कौन सा मिक्सचर हो सकता है, वीक बेस के साथ कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉम्पोजिशन हो गई। अब यहाँ से हमें दो टाइप्स मिल रही हैं बफर सॉल्यूशन की, एक में एसिड है एक में बेस है। तो एक को हम कहेंगे एसिडिक बफर, ठीक है, एक टाइप हो गई एसिडिक बफर की, दूसरी टाइप हो गई बेसिक बफर। एसिडिक बफर की अगर कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो क्या होगी, एसिडिक है तो मतलब कि वीक एसिड होगा, और वीक एसिड के साथ अपना उसका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर बेसिक बफर की कॉम्पोजिशन पूछी जाए तो क्या होगा, बेसिक बफर है मतलब बेस होगा, कौन सा बेस होता है, वीक बेस होगा। ये कंफर्म है कि वीक एसिड या वीक बेस होगा, ठीक है। तो वीक बेस होगा यहाँ पे, और वीक बेस का अपना क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन होगी बेसिक बफर की, ये कॉम्पोजिशन होगी एसिडिक बफर की। अब इसका मतलब कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, वीक एसिड हम अगर लें, एक एसिडिक एसिड, क्योंकि यही एग्जाम्पल हम इसमें ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, इसीलिए इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। वीक एसिड क्या हम ले रहे हैं, CH3COOH, ये क्या है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। एसिडिक एसिड को अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये CH3COOH, इसको आयनाइज कर रहे हैं, इसमें से प्रोटॉन अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3COO, इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, ये बन गया एसिटेट आइन। एसिड का अपना क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस क्या है, एसिटेट आइन है। ये वीक एसिड हो गया
और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो समझ आ गई, एसिड से H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा CH3COO, इस पर चार्ज आएगा माइनस का। तो ये हो गया एसिडिक बफर। ये क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। अब बेसिक बफर की तरफ अगर हम आए, वीक बेस लेना होगा। वीक बेस की एग्जांपल में हम ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको भी आयनाइज करेंगे, इसमें से OH निकाल दोगे तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। OH निकाल देंगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये मिक्सचर भी क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। कौन सा बफर, बेसिक बफर। तो यहाँ पे हमने इसकी टाइप्स और इसकी कॉम्पोजिशन कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बफर एक्शन, जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है बफर टॉपिक का, कि बफर काम कैसे करता है। अभी हमने बात की कि बफर सॉल्यूशन में कौन सी दो चीज़ें होंगी, एक वीक एसिड होगा और उसका अपना कॉन्जुगेट बेस होगा, या फिर हम बेसिक बफर पढ़ लें जिसमें वीक बेस होगा और उसका अपना कॉन्जुगेट एसिड होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो हम पढ़ रहे हैं एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर की कॉम्पोजिशन क्या होगी, वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब कॉन्जुगेट बेस हमें पता है किस फॉर्म में होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको हम एज अ आयन नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में आयन की फॉर्म में हम नहीं डाल सकते। तो हमें कोई ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जो उस आयन को प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, हमें ऐसा क्या करना होगा, हमें एक ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जो उस आयन को प्रोड्यूस कर दे। फॉर एग्जांपल, हमने अभी बात की थी एसिटिक एसिड की CH3COOH। इससे क्या बन रहा था, CH3COO और बन रहा था H पॉजिटिव। तो हमें एक तो वीक एसिड चाहिए बफर बनाने के लिए, और दूसरा हमें चाहिए एसिटेट आयन कॉन्जुगेट बेस जो कि है। अब इसका सोर्स तो एसिड है, इसको तो हम एज एन एसिड यूज़ कर रहे हैं। इस आयन को हम कहाँ से लेकर आएंगे, कहाँ से हम कॉन्जुगेट बेस डालेंगे, इसको हम आयनिक फॉर्म में नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा सब्सटेंस लेना होगा जो इस आयन को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर हम इस एसिड का सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे, इस एसिड का सॉल्ट लेंगे। कौन सा सॉल्ट लेंगे, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये एसिटेट था, ये क्या सोडियम लग गया इसके साथ, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया। ये क्या है, ये एसिडिक एसिड का सॉल्ट है। हाइड्रोजन की जगह पे मेटल लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये एक सॉल्ट है। ठीक है, ये एसिड का अपना सॉल्ट है। अब ये क्या करेगा, सॉल्ट क्या करेगा, यहाँ पर इसको आयोनाइज करके देखते हैं क्या बनाएगा। ये CH3COO और इससे सोडियम आयन अलग हो जाएगा, और CH3COO हमें मिल गया, एसिटेट आयन मिल गया जो कि कॉन्जुगेट बेस था हमारा। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट बेस बफर में डालेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 एसिडिक एसिड आ गया जो कि हम डायरेक्ट डाल रहे हैं। नंबर 2 हमें चाहिए था कॉन्जुगेट बेस जो कि इस एसिड का अपना बेस हो, अपना कॉन्जुगेट बेस हो। तो उसका सोर्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इसका सॉल्ट ले रहे हैं, सोडियम एसिटेट ले रहे हैं। तो हमने दो चीज़ें ले ली, क्या ले लिया, एक वीक एसिड ले लिया और उसका अपना सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट कह दें या फिर हम ये कह दें कि उसका अपना कॉन्जुगेट बेस ले लिया, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस आएगा कहाँ से, सोडियम एसिटेट से ही आएगा। बुक में एक लाइन मेंशन है जहाँ पर टाइप्स लिखी हुई हैं कि वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है जो कि अभी हमने पढ़ा। वीक एसिड मतलब क्या हो गया, CH3COOH और उसका अपना सॉल्ट मतलब कि CH3COONA विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब यहाँ पर है कॉन्जुगेट बेस CH3COO। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बफर क्या है, सॉल्यूशन है किसका, वीक एसिड का और उसके अपने सॉल्ट का विद इट्स कॉन्जुगेट बेस या विद इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया।
अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने उसी तरह से एसिडिक एसिड को आयनाइज कर लिया और सोडियम एसीटेट को भी यहाँ पर हमने आयनाइज कर लिया। यहाँ पर जो एसीटेट आइंस बने हैं ये क्या हैं, ये कॉन्जुगेट बेस हैं। यहाँ पर एसीटेट आइंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने सॉल्ट यूज़ किया है, सोडियम एसीटेट सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है, ये ज़्यादा आयनाइज होगा, ज़्यादा एसीटेट आइंस प्रोड्यूस करेगा। अब ये समझ आ गया बफर सॉल्यूशन हमने कैसे बनाया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करेगा। इसमें जब हम एसिड ऐड करेंगे या बेस ऐड करेंगे तब किस तरह से ये बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को मेंटेन रखेगा, ये हमने देखना है। पहले हम बात करें व्हेन एसिड एडेड, जब हम इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में हमने एसिड ऐड कर दिया। एसिड ऐड करने का मतलब क्या है कि वहाँ पर हमने H पॉजिटिव आइंस ऐड कर दिए। उस सॉल्यूशन में हमने H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, H पॉजिटिव आइंस यहाँ पर ज़्यादा हो गए, मतलब हमने यहाँ पे एसिड ऐड कर दिया। अब ये H पॉजिटिव आइंस क्या करेंगे, एसिटेट आइन से रिएक्ट कर जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, होगा क्या, इसको हम देखते हैं। हमने H पॉजिटिव आइंस डाले जो कि हमारा एसिड था, ये एसिड रिएक्ट कर गया कॉन्जुगेट बेस से, एसिटेट आइन से, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्योंकि एक वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड है, तो इस वीक एसिड के फॉर्म होने की वजह से पीएच में चेंज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये वैसे भी आयोनाइज नहीं होगा ज़्यादा, तो क्योंकि वीक एसिड फॉर्म हुआ है तो इसकी वजह से पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा और बफर सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन रहेगा। ये हमने बात की एसिड ऐड होने की। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हेन बेस एडेड, जब उसमें हम बेस ऐड करेंगे अब क्या डिफरेंस आएगा ये देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेस ऐड कर रहे हैं। बेस ऐड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने OH नेगेटिव आइंस ज़्यादा कर दिए हैं, OH नेगेटिव आइंस हमने ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव आइंस रिएक्ट कर जाएंगे किससे, H पॉजिटिव आइंस से, और क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, OH जो कि हमारा बेस था, ये रिएक्ट कर गया H पॉजिटिव आयन से, जो कि आया था कहाँ से, कहाँ से आया था, वीक एसिड से आया था, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, वाटर फॉर्म कर लिया। वाटर क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो इसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ें जो हमारे बफर सॉल्यूशन का पार्ट थी वो यूज़ हुई हैं। एसिड ऐड करने पे कॉन्जुगेट बेस का रोल आया है और बेस ऐड करने पे वीक एसिड का रोल आया है। तो इसीलिए बफर सॉल्यूशन के लिए दो कौन सी चीज़ ज़रूरी है, उसमें एक वीक एसिड होना चाहिए और नंबर 2 उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। कॉन्जुगेट बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करवाएगा और वीक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करवाएगा। ठीक है, वाटर फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म होने की वजह से भी पीएच चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से जो H पॉजिटिव आइंस थे वो यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, OH से रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड राइट साइड, मतलब कि अब एसिडिक एसिड ज़्यादा ब्रेक होगा ताकि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन को बढ़ाया जा सके, इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन किया जाए। तो ये पूरा समझ आया बफर की कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे बफर काम करता है, एसिड ऐड करने पे क्या होगा, बेस ऐड करने पे क्या होगा, किस तरह से पीएच नॉर्मल रहेगा, उसका मेंटेन रहेगा। अब पीएच चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि पीएच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट इतना चेंज होगा कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकें या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पीएच का। इसके बाद बुक में इसकी एप्लीकेशंस गिवन है बफर की, उसको एक बार रीड कर लेना बुक से। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बता देते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पॉइंट ये है नंबर 1 कि बफर का हमारी बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो एक स्पेसिफिक पीएच पे हो रही होती हैं। तो अगर हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो ये एक्टिविटीज़ नहीं हो सकेंगी। तो ज़रूरी है कि हमारे ब्लड का पीएच एक स्पेसिफिक रेंज में रहे। रेंज क्या होती है? 7.35 टू 7.45। अब हमारे बॉडी में भी डिफरेंट तरह के बफर्स हैं जो कि ये काम करते हैं। कौन से बफर्स हैं? बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, इसके अलावा प्रोटीन बफर। तो ये कुछ बफर हैं जो कि हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा बफर का इम्पॉर्टेंट रोल है सॉइल में। ठीक है, सॉइल का पीएच भी एक रेंज में होना चाहिए, तभी वहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सकेंगे। तो फर्टिलाइज़र्स में भी कुछ बफर यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल का पीएच मेंटेन रहे। तो यहाँ पे हमारा बफर का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है सॉल्ट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।